चलें तो बताओ, अपन ये चेक कर रहे थे कि अणुचुंबकत्व का जो क्वांटम सिद्धांत है वो क्या सभी अणुचुंबकीय लवणों की व्याख्या करने में सफल रहा या फिर उसमें भी कुछ करेक्शन किया गया। ठीक है, तो अपन ने देखा था मृदा समूह के आयनों के लिए तो सबकी व्याख्या कर पाया, सिर्फ किस किस को छोड़कर, यूरोपियम और समेरियम को छोड़कर। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, लौह समूह के आयनों की। ठीक है, तो बेटा लौह समूह के आयनों की बताओ, मैंने आपको जो पी इफेक्टिव का मान लिखाया था वो क्या लिखाया था, पी इफेक्टिव का मान यही था। आ जाना तो सबको एक बार। तो ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना, लौह समूह के आयनों की क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या हुई कि नहीं, ध्यान सुनो। तो बेटा मैंने पी इफेक्टिव का मान आपको ये लिखा है। ठीक है, फिर मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था कि पी इफेक्टिव अंडर रूट LL+1 और 4 SS+1 क्या दोनों फॉर्मूले एक है क्या ये दोनों फॉर्मूले एक है क्या? हाँ ना, मैं जवाब दो जल्दी से, जल्दी फास्ट। क्या दोनों फॉर्मूले एक है क्या? जल्दी बताओ। अरे जल्दी बोलो, यस और नो। बताओ। या तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, जल्दी बताओ, क्या दोनों फॉर्मूला अलग अलग है या एक ही है? अब बबलू वो एक ही फॉर्मूले हैं, वो दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, कैसे एक फॉर्मूले? देखो जी का मान पता, यहां पर जे है, जे क्या होता है, कक्षीय गति के लिए L और चक्रण गति के लिए क्या होता है, S बन जाता है। ऑर्बिटल मोशन के लिए L और रोटेटरी मोशन के लिए S बन जाता है। ठीक है, और साथ में मैंने आपको बताया जी के भी दो मान होते हैं बेटा, जी के कक्षीय गति के लिए 1 और घूर्णन गति के लिए 2, ऑर्बिटल मोशन के लिए 1 और रोटेटरी मोशन के लिए 2 होता है। तो जी को अंदर इंटू किया मैंने, जी को जब कक्षीय गति के लिए लिखूंगा ये बन जाएगा L+1 LL+1 बन जाएगा। ठीक है, और जी का मान कितना होता है 1, तो 1 से इंटू कर दिया, किससे इंटू कर दिया, 1 से। ठीक है, और फिर इसको एस के साथ लिखेंगे तो ए क्या बन जाएगा, SS+1, जी अंदर जाएगा तो क्या जाएगा, जी का स्क्वायर। और चक्रण गति के लिए जी का मान कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। दोनों फॉर्मूले बेटा एक ही है। ध्यान सुनना अब, तो जब लौह समूह के आयनों का थ्योरेटिकल पी इफेक्टिव का मान निकाला गया, इससे और इससे दोनों एक ही फॉर्मूला है, तो प्रैक्टिकली मान से इससे जो थ्योरेटिकल मान आए वो प्रैक्टिकली मान से मैच नहीं हुए, मेल लिखा है वो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी इफेक्टिव, ये जो पी इफेक्टिव है उन लौह समूह के आयनों की व्याख्या नहीं कर पाया, जबकि इससे तो मैच नहीं खाया, जबकि
किससे मैच हो गए, इससे मैच हुए। इससे ना तो इससे मेल खाए ना इससे मेल खाए, इससे मेल खा गए। तो लो समूह के आयनों के लिए, लो समूह के आयनों के लिए जो पी फैक्टर का प्रैक्टिकली मान था, प्रैक्टिकली मान इस थ्योरेटिकल मान से मैच हुआ। अब कोई बता सकता है मेरे को कि इससे मैच होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? बता सकता है कोई? बता सकता है? अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। सुनो, तुम बोलोगे नहीं, टाइप करने में बहुत टाइम लगाओगे। सुनो ध्यान से। तो बेटाओ, जब व्याख्या इससे हुई, बताओ ये इसी का ही रूप है। ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये इसी का ही रूप है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? बताओ कि लो समूह का आयनों में ये कौन सी गति को दर्शाता है? कक्षीय गति को। कौन सी गति को? कक्षीय गति को। और ये किसको दर्शाता है? चक्रण गति को। किसको दर्शाता है? चक्रण गति को। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन और रोटेशनल मोशन। तो बताओ, जब लो समूह आयनों के लिए पी फैक्टर का मान इससे प्राप्त हुआ √4s s+1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वैज्ञानिक ने ये इससे ये आउटपुट निकाला कि लो समूह का आयन इस प्रकार व्यवहार करते हैं, इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि उनमें कक्षीय गति का कोई योगदान नहीं होता है। मतलब उनकी जो कक्षीय गति होती है उसका दमन हो जाता है। तो सारा जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो सिर्फ किसकी वजह से होता है? घूर्णन गति की वजह से होता है, अर्थात चक्रण गति की वजह से होता है। किसकी वजह से? चक्रण गति की वजह से। ठीक है, फिर अब बाद में क्वेश्चन उठा कि भाई कक्षीय गति की वजह से क्यों नहीं हो रहा? जो लो समूह का आयन है उनका जो चुंबकीय प्रभाव है वो कक्षीय गति की वजह से क्यों नहीं हो रहा है? घूर्णन गति अर्थात चक्रण गति की वजह से क्या हो रहा है? बेटा दोबारा लिंक भेज दिया है, एक बार और भेज देता हूं। मेरे पास रिक्वेस्ट आई नहीं रही, वरना कर लेता मैं तो ज्वाइन। तो सुनो, तो बताओ फिर ये क्वेश्चन उठा कि भाई कक्षीय गति की वजह से क्यों नहीं हो रहा? तो लो समूह आयनों में कक्षीय गति का जो दमन हो जाता है, कक्षीय गति का जब कोई प्रभाव नहीं होता है, तो इस घटना को बोलते हैं क्वेंचिंग। क्या बोलते हैं? क्वेंचिंग बोलते हैं। क्या नाम दिया गया? क्वेंचिंग। क्या नाम दिया गया बताओ? क्वेंचिंग नाम दिया गया। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन उठा कि भाई क्वेंचिंग क्यों हो रही है? कक्षीय गति का दमन क्यों हो रहा है? कक्षीय गति का प्रभाव क्यों नहीं आ रहा? भाई कर तो कक्षीय गति भी रहे और घूर्णन चक्रण गति दोनों क्यों हो रही है? किसकी? इलेक्ट्रॉनों। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन उठा कि भाई कक्षीय गति का दमन क्यों हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो भी अपन समझेंगे। पहले इतना लिखेंगे, तो लिखो सब बहुत से लिखो। लो समूह के आयनों के लिए, लो समूह के आयनों के लिए, लो समूह के आयनों के लिए पी इफेक्टिव का प्रायोगिक मान, लो समूह के आयनों के लिए पी इफेक्टिव का प्रायोगिक मान, आगे लिखो प्रायोगिक मान
ये लिखो, ये दोनों लिखो। प्रायोगिक मान ऐसे लिखो, P इफेक्टिव G J प्लस 1 तथा P इफेक्टिव L प्लस 1 प्लस 4S S प्लस 1। P इफेक्टिव का प्रायोगिक मान फिर लिखो, P इफेक्टिव बराबर G J प्लस 1 तथा P इफेक्टिव बराबर अंडर रूट L प्लस 1 प्लस 4S S प्लस 1। के प्राप्त परिणामों से, इसके आगे के प्राप्त परिणामों से मेल नहीं खाता है, प्राप्त परिणामों से मेल नहीं खाता है। जबकि सूत्र ये लिखो, जबकि सूत्र P इफेक्टिव बराबर अंडर रूट 4S प्लस 1 से 4SS प्लस 1 से प्राप्त परिणामों से मेल खाता है, प्राप्त परिणामों से मेल खाता है। मेल खाता है। इस प्रकार लौह समूह से प्राप्त आयन, इस प्रकार लौह समूह से प्राप्त आयन इस प्रकार व्यवहार करते हैं, इस प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे उनके चुंबकत्व में लौह समूह के आयन इस प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे इस प्रकार लौह समूह के आयन इस प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे इस प्रकार लौह समूह के आयन ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनके चुंबकत्व में कक्षीय गति का कोई योगदान, कक्षीय गति का कोई योगदान
नहीं होता है, कक्षीय गति का कोई योगदान नहीं होता है, अतः अबे सुन लो पहले इधर, अतः इस प्रकार इनके चुंबकत्व में कक्षीय गति का कोई योगदान नहीं होता है, अतः लौह समूह के आयनों में कक्षीय गति के अतः लौह समूह के आयनों में कक्षीय गति के प्रभाव का दमन हो जाता है, दमन। दमन हो जाता है। इस घटना को क्वेंचिंग कहते हैं। इस घटना को क्वेंचिंग कहते हैं। क्वेंचिंग लिख लिया। लिख तो दिया क्वेंचिंग। सब बच्चों ने लिख लिया। कुछ तो बोलो। वेरी गुड। वेरी गुड। आप सब बच्चे ध्यान सुनना। अब बताओ क्वेश्चन ये उठा कि क्वेंचिंग क्यों हुई। क्वेश्चन ये उठा क्वेंचिंग क्यों हुई। भाई क्वेंचिंग क्यों हो रही है, कक्षीय गति का दमन क्यों हो रहा है। जो लौह समूह का आयन है, लौह समूह का आयनों में जो चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका योगदान है, चक्रण गति का योगदान है, रोटेटरी मोशन की भागीदारी। फिर कक्षीय गति का क्यों नहीं। तो बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था स्टोनर। कौन आया, स्टोनर आया। स्टोनर कौन आया, स्टोनर। ठीक है बेटा, थर्ड ईयर पास कर ले, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, साइंटिस्ट बनेंगे। थर्ड ईयर पास कर ले पहले। कौन आया, स्टोनर आया। तो स्टोनर ने बेटा क्वेंचिंग की घटना को समझाने के लिए स्टोनर ने एक क्रिस्टलाइन क्षेत्र की, किसकी, क्रिस्टलाइन क्षेत्र की क्या की, कल्पना की। और इस क्रिस्टलाइन क्षेत्र से किसको समझाया उसने, क्वेंचिंग की घटना को समझाया। अर्थात कक्षीय गति के दमन को समझा दिया। या कक्षीय गति क्या हो रही, टकलिया।
कक्षीय गति कोई भागीदारी नहीं, मतलब कक्षीय गति तक लिया। अब बेटा उसने क्वेंचिंग की घटना कैसे समझाई, और क्रिस्टलाइन क्षेत्र क्या होता है। क्रिस्टलाइन क्षेत्र बेटा कुछ भी नहीं है, पड़ोसी परमाणुओं का क्षेत्र। पड़ोसी परमाणुओं के क्षेत्र को उसने क्या बोला, क्रिस्टलाइन क्षेत्र बोला। तो उसने कहा कि भाई कक्षीय गति का प्रभाव क्रिस्टलाइन क्षेत्र से निष्प्रभावी हो जाता है, हट जाता है, निरस्त हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। पड़ोसी जो परमाणु होते हैं, पड़ोसी जो एटम होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं ध्यान से देखो। ध्यान से देखिए, ध्यान से। क्या बोला स्टोनर ने, क्या बोला स्टोनर ने, ये परमाणु में कौन चक्कर लगा रहा है, नाभिक। बताओ, सॉरी, परमाणु में कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति क्लॉकवाइज करता है कि एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। बबलू बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। कौन सी गति करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करता है, बस हमेशा एंटी बनाया होगा आपने। सुनो अब बताओ, ये अपना परमाणु, ध्यान सुना, लो समूह का आयन है, लो समूह का आयन है, आयन मतलब परमाणु होता है, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या पड़ोसी परमाणु है, पड़ोसी परमाणु है, पड़ोसी परमाणु। तो बताओ इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन इसका भी इलेक्ट्रॉन ठीक है। तो ये पड़ोसी परमाणुओं का जो क्षेत्र होता है बेटा, इसी को क्या बोला उसने, क्रिस्टलाइन क्षेत्र बोला। और ये क्रिस्टलाइन क्षेत्र से ही कक्षीय गति का दमन हो जाता है। कक्षीय गति जो ऑर्बिटल मोशन है वो मैग्नेटिज्म में उसका कोई पार्टिसिपेंट नहीं होता है, वो कैंसिल आउट हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखो इधर। अब बेटा अगर इस परमाणु को बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ देखो इस परमाणु में जो धारा बेरी है, बताओ वो पड़ोसी परमाणु की, इस वाले परमाणु में जो धारा बेरी है वो पड़ोसी परमाणु की कक्षीय गति की जो धारा बेरी है उससे क्या है, देखो, अरे देखो बबलू, विपरीत। क्या है, विपरीत है, विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन में है। इधर देखो, अटी देखो, अटी है कि नहीं है। अब हाँ हूं तो बोलो, कुछ तो बोलो। तो बताओ, तो स्टूडेंट ने कहा कि भाई ऐसी बात है कि जो परमाणु है उसके आसपास जो पड़ोसी परमाणु है उसकी जो कक्षीय गति में जो धारा बह रही है, ऑर्बिटल मोशन में करंट फ्लो हो रहा है, वो पड़ोसी से क्या हो जाता है बताओ, कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। मतलब एक की दिशा दूसरे की दिशा की क्या है, विपरीत। क्या है, एक परमाणु की धारा की कक्षीय गति की धारा की दिशा दूसरे परमाणु की कक्षीय गति की धारा की दिशा की क्या है, विपरीत है। और अपन ये भी जानते हैं धारावाही लूप चुंबक के बाद क्या करता है व्यवहार, परमाणु में जो कक्षीय गति में धारा बहती है, परमाणु में ऑर्बिटल मोशन में जो धारा बहती है, 12th क्लास में पढ़ा होगा धारावाही लूप। ऐसा ये लूप बनाया था, इसमें अगर धारा बहाओ तो इसका चुंबकीय क्या गुण होता है, m बराबर IA। m बराबर क्या होता है, IA। कटी जाइए, कटी मत जाइए, IA होता है, ठीक है। तो धारावाही लूप का चुंबकीय क्या गुण होता है, IA, धारा इंटू क्षेत्रफल।
धारा इंटू क्षेत्रफल होता है। तो बता, जब सबकी धारा विपरीत दिशा में है, सबकी धारा विपरीत दिशा में, सबका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको। बताओ कक्षीय गति का कोई चुंबकीय आघूर्ण बचेगा क्या? कक्षीय गति का कोई चुंबकीय आघूर्ण बचेगा क्या? हाँ के ना? जल्दी बोल लो, हाँ के ना? अरे हाँ के ना? वेरी गुड। तो बताओ इस प्रकार लोह समूह के आयनों में, इस प्रकार लोह समूह के आयनों में कक्षीय गति का क्या हो जाता है, दमन हो जाता है, अर्थात तकलीय हो जाता है। तो सिर्फ लोह समूह के आयनों में चुंबकत्व सिर्फ कौन सी गति के कारण होता है, चक्रण गति के कारण होता है, अर्थात रोटेटरी मोशन से होता है। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर ओ सर, सर और सर कि यहाँ पर कक्षीय गति का दमन हो रहा है, लोह समूह में कक्षीय गति का दमन हो रहा है, तो मृदा समूह में काहे में ना हो रही हो, मृदा समूह में काहे में ना हो रही हो, उसके में भी तो पड़ोसी परमाणु होंगे, वहां क्या पड़ोसी परमाणु नहीं है? हाँ क्या ना भाई? लोह समूह में दमन हो रहा है कक्षीय गति का, तो सर मृदा समूह में क्यों नहीं हो रहा, रेयर अर्थ ग्रुप में क्यों नहीं हो रहा? वहां भी तो पड़ोसी परमाणु होंगे, वो भी तो कैंसिल कर रहे होंगे, यही क्यों हो रहा है? हाँ कि ना? सबको रिप्लाई करना है, बच्चे बोचे को रिप्लाई करना है। इसका आंसर भी तुम खुद जानते हो। अरे इसका आंसर भी तुम खुद ही जानते हो। क्या जानते हो बताओ? हाँ तो बता दे, याद है तो बता दे, तू याद है तो तेरे को। इसमें बेटा सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। तो बताओ लोह समूह के आयनों में, लोह समूह के आयनों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोह की बात कर रहा हूं अभी, आयरन ग्रुप की बात कर रहा हूं, ई डी ब्लॉक में जा रहे हैं। सुनो पहले, लोह समूह के आयनों में बेटा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्यतम कोश में होते हैं। किसमें होते हैं? बाह्यतम कोश में होते हैं, लोह समूह में, आयरन ग्रुप में। जबकि मृदा समूह में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आंतरिक कोश में होते हैं। किसमें होते हैं? आंतरिक कोश में। जो वहां पर एफ होता है वो एस से कवर रहता है, कवर उसके अंदर रहता है वो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो दोनों में होते हैं, पर अंतर क्या है बेटाओ कि मृदा वाले में आंतरिक कोश में होते हैं। तो जब आंतरिक कोश में रहेंगे अर्थात वो किसी अन्य कोश से क्या रहते हैं? कवर रहते हैं। जब अन्य कोश से कवर में रहेंगे, मतलब उनके अंदर रहेंगे, तो क्रिस्टलाइन क्षेत्र उनको प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्रिस्टलाइन क्षेत्र उनको प्रभावित नहीं कर पाएगा, अर्थात वहां कक्षीय गति का भी योगदान होगा और घूर्णन गति का भी योगदान होगा। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ बाह्यतम कोश में होते हैं, वो किसी से कवर नहीं रहते हैं, उनको कोई सुरक्षा नहीं मिलती। हाँ, उनको कोई सुरक्षा नहीं मिलती। मतलब जब कोई सुरक्षा ही नहीं मिलेगी तो पड़ोसी परमाणु आके क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। और जब निरस्त कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? चक्रण बचेगा। तो लिखो फटाफट, लिखो सब बच्चे। क्वेंचिंग की घटना को समझाने के लिए, क्वेंचिंग की घटना को समझाने के लिए हाँ, लो समूह में ही तो लिखा रहा हूं, सारा उसमें ही चल रहा है। लिखो, क्वेंचिंग की घटना को समझाने के लिए
स्टोनर नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टलाइन क्षेत्र की क्रिस्टलाइन क्षेत्र की अवधारणा दी। क्रिस्टलाइन क्षेत्र की अवधारणा दी, जिसका अर्थ है पड़ोसी परमाणुओं का क्षेत्र। पड़ोसी परमाणुओं का क्षेत्र। अगली लाइन से लिखो सब बच्चे, अगली लाइन से लिखो लौह समूह के आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लौह समूह के आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में होते हैं। अतः यह सीधे क्रिस्टलाइन क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। जिससे कक्षीय गति के प्रभाव का क्वेंच हो जाता है। कक्षीय गति के प्रभाव का क्वेंच मतलब दमन। क्वेंच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, दमन को इंग्लिश में क्वेंच बोलते हैं। क्वेंच हो जाता है। अगली लाइन से लिखो दुर्लभ मृदा समूह के आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश में होते हैं। आंतरिक कोश में होते हैं। अतः यह क्रिस्टलाइन क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। अतः यह क्रिस्टलाइन क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं, जिससे इनमें कक्षीय गति का क्वेंच नहीं होता है। जिससे इनमें कक्षीय गति का क्वेंच नहीं होता है।